अब थोड़ा यहाँ पे जांच हम देख लेते हैं कि जो 18वीं सदी के उत्तर में जो समाज था, ठीक है, यानी 18वीं सदी लगभग 799 से पहले जो समाज था वो किस प्रकार था। पर हमें यहाँ पे मुख्यतः 1789 से इसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि यही वो समय है जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब यहाँ पे बुरबुश जिसे हम बोलेंगे या बुरबू भी बोल सकते हैं, वहाँ पे राजवंश था, किसका था? लुइस का। ठीक है, यहाँ पे लुइस 16 की बात की जा रही है, जो कि 1774 में कहाँ बैठा? राजगद्दी पर आसीन हुआ। हमने अभी देखा कि ऑस्ट्रिया कहाँ है, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी है मेरी एनोएंते, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ से इनका विवाह हो जाता है ऑस्ट्रिया की रानी से, सॉरी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। पर जब विवाह होता है उससे पहले भी कई तरह के घटनाक्रम हो जाते हैं, जिसके कारण ये एक संकट की बात हो जाती है। तो यहाँ पर पहली बात तो यह है कि जब इनका विवाह होता है उससे पहले ही यहाँ का जो राजकोष है वो खाली पाया जाता है या खाली रहता है। अब वो क्यों रहता है? क्योंकि युद्ध चल रहा होता है कई कारणवश, है ना। अब वो क्या कारण है? क्योंकि सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे जो अमेरिका है वो 13 उपनिवेशकों का क्या था? साझा शत्रु। यानी कि जो अमेरिका है वहाँ पर जो है फ्रांस ने हेल्प करी थी, जो मुख्यतः जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने अमेरिका को क्या कर रखा था? गुलाम बनाया हुआ था। यानी यहाँ पे उपनिवेश चल रहा था किसका? ब्रिटेन का। तो इसे जब आज़ाद करवाया गया तो उसके अंदर जो है फ्रांस ने इन लोगों की मदद की, और इन्हीं की मदद के कारण क्या होता है? इसका खर्चा हो जाता है। और इसी खर्चे को इसने क्या बोला? 10 अरब जो है लिब्रे, है ना, ये लीबर जिसे बोलेंगे, ये क्या है? यहाँ की मुद्रा है, ठीक है, यहाँ की मुद्रा है यानी करेंसी है। अब जब इतना खर्चा हो जाता है और 2 अरब पहले से ही इसके ऊपर बोझ चढ़ा हुआ है, तो यानी टोटल जो खर्चा है वो 12 अरब का पड़ जाता है यहाँ पे। अब ये 12 अरब का पहले से ही खर्चा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर वर्साय महल जहाँ पे कौन रहता है? लुइस 16। लुइस 16 जब यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे जो है बात होती है कि किस प्रकार से हमें क्या करा जाए, इसको कम किया जाए। यानी एक फिजूली खर्चा है, और वो फिजूली खर्चा किस तरीके से कौन वाहन कर रहा है इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो एक तो राजकोष ये खाली है, ऊपर से युद्ध कर लिया है, और ऊपर से फिजूली खर्चे भी उनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं शान और शौकत के कारण। इसी के चलते क्या होता है कि जो सरकार से जो है कर्जदाता, यानी जो सरकार को पैसा दिया है जिन्होंने, वो लोग मांग करने लग जाते हैं, 10% की ब्याज की मांग करने लगते हैं। और इसी के फलस्वरूप सरकार को क्या करना पड़ता है, क्योंकि वो उसका कर्ज बढ़ता जा रहा था, तो उसीलिए वो मजबूरन क्या करेगी, एक तरह से रख रखाव के लिए। किन के रख रखाव के लिए? क्योंकि जब उस कोई राजा है तो वहाँ पर क्या होगी? सेना भी होगी। तो उस सेना के रख रखाव को, राज दरबार को, अभी है ना, सरकारी कार्यालय में जो लोग कार्य कर रहे हैं, विश्वविद्यालय चलाने के लिए, तो ये विश्वविद्यालय वगैरह चलाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? करों की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब कर तो ठीक है, वृद्धि हो रही है, पर ये कर जो वृद्धि है ये कौन कर रहा है और कौन दे रहा है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। उससे देखने पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से समाज बटा हुआ था किसी, ठीक है, किन हिस्सों में। तो यहाँ पे जब हम समाज की बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्यतः हमें सबसे पहले याद आता है प्रथम स्टेट, ठीक है। तो प्रथम स्टेट है उसके अंदर मोस्टली क्या थे? पादरी वर्ग थे। फिर सेकंड स्टेट आ जाता है, इसमें कुलीन वर्ग थे, ठीक है, जिसे हम नोबिल बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्लर्की। अब यहाँ पर जो है इन लोगों को कुछ छूटें भी प्राप्त थी, ठीक है। वो क्या छूट थी वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो है तृतीय स्टेट की जब हम बात करेंगे तो इसमें कोई बड़े व्यवसायी होंगे, ठीक है, और ये व्यवसायी समुद्र से रिलेटेड होंगे, यानी समुद्र में कुछ आसपास का कोई समुद्र के ज़रिए इन्होंने कुछ व्यापार किया होगा। कुछ अदालती कर्मचारी भी होंगे, कुछ वकील भी होंगे, किसान और मजदूर, ठीक है। छोटे किसान भी इसी में शामिल हैं, भूमिहीन और मजदूर और नौकर भी, ठीक। तो इन सभी से मिलकर क्या बनेगा? एक थर्ड स्टेट बन जाएगा। इसी को ही हमने क्या बोला? तृतीय स्टेट कहा है।
अब इन स्टेट को हमने क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब हम दोबारा अपनी बात पर जाते हैं कि कर जो है कौन देता था, तो जो तीसरा स्टेट है वही कर अदा करता था। ठीक है, अब इस बात को हमने जाना कि जो तीसरा स्टेट है वही कर अदा करता था। अब क्योंकि एक जो कर अदा कर रहा है वो तीसरा स्टेट ही है, पर यहाँ पे जो सामाजिक जो इनमें जो बंटवारा एक तरह से हम बोलेंगे जो समाज बटा हुआ है, ठीक है, वो सीमांती व्यवस्था का अंग है। क्या चीज़ है? सीमांती व्यवस्था का एक अंग है, यानी कि यह कहीं ना कहीं प्राचीन राजतंत्र को क्या करते हैं, पद का प्रयोग सामान्यतः किया जाता होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है यहाँ पर जो सीमांती व्यवस्था थी, फेडरल जिसे ना फ्यूडल, ठीक है, ये जो सिस्टम बटा हुआ था, समाज जो बटा हुआ था वो फ्यूडल सिस्टम पे था। अब क्योंकि यहाँ पे ये फ्यूडल सिस्टम पे यानी कि सीमांती व्यवस्था का एक अंग के रूप में देखा गया, जो कि कंटेम्प्रेरी जिसे हम बोलेंगे मध्य, ठीक है, मध्यकालीन सीमांती व्यवस्था जिसे हम कहेंगे। तो प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः इससे पहले किया जाता है। अब ये प्राचीन राजतंत्र क्या है? ठीक है, तो प्राचीन राजतंत्र की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राचीन राजतंत्र के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि ओल्ड, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे ओल्ड ना रिजिम। यहाँ पे ओल्ड रिजिम इसी को ही कहा गया है, प्राचीन राजतंत्र को। और ये जो राजतंत्र है कब से पहले, यानी 7089, ठीक है, 7089 से पहले जो भी व्यवस्था थी वो इसी के तहत थी। यानी जो समाज बटा हुआ था वो इसी के तहत बटा हुआ था, और जो व्यवस्था जिस व्यवस्था से बटा हुआ था वो मध्यकालीन सीमांती व्यवस्था कहा गया। अब क्योंकि ये समाज जो बटा हुआ है इसके अंदर तीसरा स्टेट ही क्या कर रहा है, कर वहन कर रहा है, यानी कर दे रहा है। तो ये दो स्टेट क्या कर रहे हैं उनकी भी हम चर्चा इसी के अंदर करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जब हमने देखा कि व्यवस्था तो बटी हुई है, और 7089 से पहले जो भी व्यवस्था थी उसे क्या कहा गया, ओल्ड रिजिम, यानी कि प्राचीन राजतंत्र कहा गया। क्योंकि राजा का तंत्र है तो राजतंत्र, और प्राचीन है तो पहले का ओल्ड। अब यहाँ पे जो है फ्रांस का समाज, क्योंकि क्या था, 90% किसान थे, है ना, यानी कि 90% क्या होंगे, किसान थे। जबकि लेकिन यहाँ पे ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। यानी कि किसान तो थे 90%, परंतु जो उनके पास जिनके पास ज़मीन है, ठीक है, जिनके पास ज़मीन है उनकी संख्या बहुत कम है। और जो भूमिहीन है उनकी संख्या क्या है, अधिक है। यानी जिनके पास भूमि नहीं है वो किसान अधिक हैं, और जिनके पास भूमि है वो किसान कम है। क्योंकि वो किसान कम है और ज़मीन के मालिक जो है किसानों की संख्या कम थी, जिसमें कि 60% ज़मीन पे कुलीनों का, चर्चों का क्या था, वो था हिस्सा, या फिर उन पे क्या था, नियंत्रण था। और बाकी सारे स्टेट पे क्या था, तीसरे स्टेट के अमीरों को अधिकार था, बाकी सब। ठीक, तो जो प्रथम दो स्टेट हैं, कुलीन और पादरी के लोग में कुछ जन्म अधिकार भी प्राप्त थे। ठीक है, जन्म वाले कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। अब इन अधिकारों की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अधिकार प्राप्त हो रहे हैं उन अधिकारों में क्या कौन कौन से वह अधिकार हैं जो जन्म से प्राप्त हैं, किन्हें, दो पहले स्टेट और दूसरे स्टेट, यानी पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को। थोड़ा हम जानेंगे कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग है कौन और ये क्या कर रहे हैं उस समय पे, है ना। तो क्योंकि इन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं तो यानी कि ये राजा के क्या होंगे, करीब होंगे, और राजा के होंगे एक तरह से वफादार। और यहाँ पे कुछ करों से भी इन्हें क्या मिली है, छूट मिली है। राज्यों से, राज्य से यहाँ से बात है राजा से, ठीक है, यानी कि जो राज्य व्यवस्था है वहाँ से क्या मिली है, इन्हें कुछ छूट मिली है। और कुछ समानती विशेष अधिकार भी हासिल थे। ठीक है, यानी करों से छूट मिल रही है, कुछ जन्म से कुछ विशेष अधिकार मिल रहे हैं, और कुछ और अधिकार इन्हें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जो कि क्या थे, हासिल थे, किससे, किसानों से। वह किसानों से सीमांती कर वसूल करते थे, है ना। किसान अपने स्वामी की सेवा
स्वामी के घर और खेत में काम करना, सैन्य वगैरह ये सब देना क्या था, सड़कों के निर्माण में सहयोग करना आदि के लिए बाध्य थे। ठीक है, क्या थे, बाध्य थे। अब इन्हें कुछ विशेष अधिकार जो मिल गए हैं, किन्हें मिले हैं, कुलीन को। ठीक है, और पादरी को। अब इन दोनों को जब कुछ विशेष अधिकार मिल गए हैं तो उन अधिकारों की हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ रेट, रिव्यू और रिकमेंड, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।